हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं बता दूं, आपको 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। वजह है आंधी तूफान और बारिश, और वाईफाई नहीं चल रहा था, जिस कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आई होप मैंने जैसा आपको सूचना दे भी दी थी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो आप अपना रिवीजन या वो कर रहे होंगे। और आशा है दिसंबर के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। और मैं बता दूं, अफवाहों से बचिए। अफवाहों से मतलब जैसे अभी चल रहा है, व्यू के चक्कर में ना लोग हर 5-10 मिनट में वीडियो ला दे रहे हैं कि अब क्या होगा, एग्जाम कैंसिल होगा, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ जब रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन सब चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि व्यू बढ़ाने के चक्कर में ना हर मैं देखती हूँ हर 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन यूट्यूब पे, जब भी यूट्यूब खोलती हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। ये है, ठीक है, एक बार देख लो, ये नहीं है जगह जगह से। इसलिए जिसको भी हल्का सा वो पेपर में जब एग्जाम में बैठते हैं ना, उसे तभी अपनी ज्यादातर तैयारी का पता चल जाता है कि हाँ मेरा एग्जाम कैसा हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अगर जोरा सा भी डाउट है कि मेरा एग्जाम इस बार नहीं क्रैक होगा, ये सिर्फ नेट होगा, जेआरएफ नहीं होगा, तो मैं उससे यही कहूंगी, इधर उधर ना भटक के आप अपनी तैयारी पर लग जाए। ठीक है, तो बिना मतलब इधर उधर ना भटके और अपनी तैयारी पे लग जाए अभी से। क्यों हमें एक 1 वीक का इंतजार करे कि यार कब आंसर क्या आएगी, क्योंकि पढ़ा हुआ तो वेस्ट जाता नहीं है। अगर आपने 1 वीक पढ़ भी लिया तो वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, वो आगे काम आएगा। और रही बात रिजल्ट के चक्कर में, 1 मंथ खर्च करोगे इतने, तो आप 1 मंथ पढ़ के बहुत कुछ कर ले जाओगे। तो इसलिए आप अपने तैयारी पर ध्यान रखें, दिसंबर की तैयारी करें। पढ़ा हुआ कोई वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, मैं तो कह रही हूँ, भगवान से मेरी यही प्रेयर है, आप सभी बच्चों का जेआरएफ हो, जो जिस लाइन में जाना चाहता है उसका वो हो, यही मेरी प्रेयर है। पर लेकिन आप इधर उधर ज्यादा भटक रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सलाह यही है, अगर आप तैयारी में दिसंबर का एग्जाम दे रहे जा रहे हैं तो प्लीज तैयारी पर फोकस रखें, अफवाहों से बचें। बस इतना कहना चाहूंगी और कुछ नहीं। और अब मैं आपको ये कहानी मेरी वैसे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, पर जो मेरी कहानी मतलब पूरी नहीं कर पाई थी पिछली बार, मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि चैनल, तो अब मैं जितनी भी पढ़ाऊंगी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस बार पात्र जो पूछे गए थे एग्जाम में, वो पूछे गए थे कि सबसे पहले पात्र, मतलब एक शायद नाटक के उपन्यास से प्रश्न था कि उपन्यास या नाटक में सबसे पहले पात्र कौन सा आया, उन्हें क्रम से लगाना। अब तक का था कि कहानी के अनुसार लगाइए, जैसे मतलब सनवाइज प्रकाशित होती थी कहानी, उसके हिसाब से पात्र आपको बताने पड़ते थे। अब जैसे पिता कहानी ली, तो पिता कहानी में सबसे पहला पात्र कौन सा आता है। ठीक है, ये बात थी। अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गीतों से भी पूछे जा रहे हैं कि जैसे मान लें अब देवसेना का गीत आए थे कि देवसेना का गीतों को क्रम से लगाइए, यानी कि पहले देवसेना का प्रथम अंक में कौन सा गीत आया, द्वितीय अंक में कौन सा आया, तृतीय में कौन सा आया, यह क्रम से अंकों के क्रम से लगाने थे देवसेना का। तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जितना प्रयास मैं करूंगी उतना आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने पढ़ाया और आपने सिर्फ उतने पढ़ ले, नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगी, आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी ही जब दोनों साइड से, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, ऐसे ही एक तरफ से एफर्ट्स किए जाए, यानी मैं ही एफर्ट्स करूं, आप लोग ना करो, तो इससे आपका ज़रफ नहीं होगा। आप लोग एफर्ट्स करो, मैं ना करूं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उससे भी ज़रफ नहीं होगा। इसलिए जितने एफर्ट्स मैं करूंगी उतने ही आपको करने हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी वीडियो से जो भी कुछ मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। मैं बहुत आपको कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने का प्रयास कर रही हूँ। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, छोटा सा ही काम करना है आपको, इतना कुछ फ्री कंटेंट मिलेगा आपको, बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल आइकन पर जाए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। ठीक है, और आप चलते हैं। हाँ, एक चीज और ये बता दूं कि आप ना मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें,
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इस पर आपको सभी अपडेट देखने को मिलती हैं। इस पर तो सभी क्लास की पीडीएफ मिलती है आपको, ठीक है। और इस पर आपको अपडेट प्लस वो मिलते हैं, इस पे तो अपडेट और प्लस पीडीएफ मिलती है। इस पे अपडेट मिल जाती है, किसी भी क्लास की हो या कोई नोटिफिकेशन, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जो भी है, मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर भी कर दें, ठीक है, जिससे हर जरूरतमंद के पास ही पहुंच जाए। तो हमारी पिता कहानी, मैंने इसका पार्ट 1 जो था शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से पढ़ा था। अरे ये कहाँ से आ गया इस, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम कहानी को लाइन बाय लाइन लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। सॉरी मैंने आपका इतना समय लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। वो बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे एग्जाम देने के बाद ये सोचते कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, ये सब सोचते हैं और कट ऑफ के चक्कर में इधर उधर वीडियो को देखते रहते हैं। 1 मंथ 1 वीक ऐसे ही निकाल देते हैं। तो प्लीज उन सबसे बचकर अपनी तैयारी पर फोकस कर, ठीक है। चलते हैं अपनी तैयारी पर बिना देरी किए। यह है कहानी, मैंने सीधे फोटो ही रख दी थी क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको फोन छोटा लगता है तो आप अपने मोबाइल को जूम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने भी कर रखा है इतना, पर आप भी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ें। पिता कहानी के प्रकाशन दो तरीके मिलते हैं। एक 1965 मिलता है, एक आपको यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिलता है 1900, एक 1965 मिलता है और एक आपका ये मिल जाता है। ये हो सकता है ये कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष हो और ये कहानी का, तो आपको जो भी देखने को मिले आप उस पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कहानी को लाइन बाय लाइन। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल, मतलब थोड़े से पल के लिए, को बिजली जलाई, कुछ पल के लिए बिजली जलाई थी। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। तो सबसे पहले पात्र जो आई थी, कौन आई थी, नहीं, सबसे पहले पिता की ही बात हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद स्त्री आती है, स्त्री यानी जिसका नाम है सुधीर की पत्नी देवा, ठीक है। बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसके शरीर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, ठीक है। उसने डकार ली नहीं, उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा उचित। अरे भाई, भाई क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर का जिक्र आया है, ठीक है। घनश्याम नगर का जिक्र आया है, ये रहा, देख लेना। मकानों के लंबे सिलसिले के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। यानी कि जब उस टाइम गाड़ी गुजर रही होती है तब तक तो लोग क्या नींद एक ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष महत्व नहीं होता, यानी गर्मियों में 11:30 टाइम हो जाता है क्योंकि गर्मियों की रातें जो है छोटी होती है, ठीक है। यो उसके उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया करते और जल्दी उठा करते। आज बेहद गर्मी है, आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली, पंखे की हवा बहुत गर्म
थी। गर्मियों में तो पंखे की हवा गर्मी लगती है। और वह पुराना होने की चेष्टा की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में ये चिड़चिड़ाने वाली बात जो है ना पंखे के बारे में हो रही है। पंखे जैसे पुराने हो जाते हैं ना तो वो मंदे भी पड़ जाते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। उसने जम्हाई ली, ये हो गया। आवाज भी दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं। आ गए ना पंखे की बात। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक सुनाई नहीं दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डॉक्टर उस बिल्ली का रोना चुप कराया। उन्होंने डॉक्टर नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, डांट कर, ठीक है, डांट कर। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया। तो बिल्ली का जिक्र आया है जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगे। अब पिता ने डंडे को गच कर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। पूछा जा सकता है कि बिल्ली को मारने के लिए किस प्रकार की आवाज में चिल्लाए थे? हट हट। भाई आजकल के जैसे एनटीए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भाई पूछा जा सकता है कि बिल्ली को हड़काने के लिए पिता ने कौन सी आवाज इस्तेमाल की, तो वो है हट हट, ठीक है। इस भाषा में वो चिल्लाए थे। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का गंजी कंघी जो भी है पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कौन कह रहा है ऐसा? सुधीर सोच रहा है कि भाई हमने तो बहुत कहा है पंखे के लिए, पर नहीं मानते, तो भैया झेले कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और 1 मिनट नहीं आएगा ये। हम्म। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। किसने? सुधीर की बात चल रही है। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरख्तें की तरफ। शायद लाइट भाग गई है, पर कोई बात नहीं, इन्वर्टर से फिर चलता है, तब तक करते हैं। तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है। एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य, वो मतलब पिताजी ने कहा था कि एक पत्ता भी नहीं डोलता है। ये उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो ओ करते हैं, है लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। क्या कहकर? हे ईश्वर कहते हुए। माइनर चांस करके, मतलब माइनर एरर, छोटा सा छोटी सी मिस्टेक करके वो
प्रश्न कोड वाले में डाल देते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और नोट डाउन करते चले जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बड़ा गजब है, क्या है बड़ा गजब, देखते हैं। बड़ा गजब है, कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। सुधीर। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी दादी अम्मा के दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। यानी कि सबके लिए सब व्यवस्था है, लेकिन पिताजी की रात कैसी है, फिर भी कष्ट में। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पंक्ति। पिताजी जो थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन अपनी अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं, वो पिताजी है। वह जलाने लगा सुधीर। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। यानी चौक से आते वक्त 4 आने की जगह सोचते हैं 3 आने तक, 3 आने से लेके फिर 2 आने तक, यानी 2 आने के रिक्शे के लिए वे चाहे कितने घंटे खड़ा होना हो पिताजी को, वो खड़े होते हैं जरूर। इतना इंतजार करते हैं उनके पिताजी, सिर्फ बचत की वजह से। पिता लोग होते ही ऐसे हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। ठीक है, आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन जो होता है ना, वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। मतलब दादा भाई है जो, उन्होंने बहुत सुंदर सा शावर लगवाया है, और उनके पिताजी है कि वो शावर में जाते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने बाल्टी उठाई और नहाने को चल दी नल पे। पिताजी ऐसा क्या करते थे। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने एक मिनट। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे। मतलब जैसे होता है ना बच्चों को कि भाई मेरे पिताजी हैं, बहुत खुश होंगे अगर मैं ये कुछ काम करूंगा, तो ऐसा। तो उसके दादा भाई ने शावर लगवाया था, तो उसको ऐसा लगता था कि भाई आज तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे उसके पिता, क्योंकि उसने शावर लगाया। लेकिन उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह ने प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार हिम्मत करके कहा भी एक दो बार हिम्मत करके कहा भी आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए, यानी कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी। लड़की लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। पूछा जा चुका है कोड वाले में। ठीक है, देखो, और ये हाईलाइट भी कर रखा है। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ कर, उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए। अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी भी प्रभावित नहीं होते। वही वाली है कि देख पराई चोपड़ी मतलब चाहे जी। भैया वो चाहे कितनी बढ़िया चीज ले आओ पिताजी के लिए, पिताजी ऐसे मतलब वो ही नहीं होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं है। कितनी गजब की बेहतरीन चीज ले आओ, उन्हें तो बस अपनी क्या चाहिए, अमावट गज्जक और दाल रोटी,
बस ये चीजें मिलती रहनी चाहिए तो खुश है पिताजी, वरना कितनी बेहतरीन चीज ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब, ध्यान रखना ये आप जगह के नाम आ रहे हैं, क्रम से लगा लेना। कुल्लू, कुल्लू का सेब, दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। कुल्लू का सेब है और दिल्ली एम्पोरियम से क्या, धोतियां मंगाना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ जगह दे दी और एक तरफ आपको सामान का नाम दे दिया, फिर पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सामान कहाँ से लिया गया है। तो दिल्ली एम्पोरियम की धोती है और कुल्लू का सेब, ठीक है। उन्हें पहनाने का अवसर रखते थे। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। यानी कि भाई जब कोई नहीं मानता है तो आखिर में गुस्सा आ ही जाता है, तो बच्चों ने भी बहुत कहा, क्रोध उगल दिया, सब कुछ कर दिया, पर पिता नहीं, पिता को नहीं चाहिए कुछ भी। लद लद बाजार आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली, बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया, कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई, कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए। यानी कि जैसे बच्चों के मन में होता है ना बूढ़ों के प्रति, आजकल के बच्चों में कि भाई बूढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ा जैसे चीफ की दावत है, तो ऐसी मतलब उनके लड़कों को थोड़ी शर्म सी महसूस होती है कि पिताजी बाहर सोया करते हैं, मोहल्ले के चार लोग भी आते हैं कहेंगे कि अपने पिता को ऐसे बाहर लेटा रखा है, जबकि बच्चों की कोई गलती नहीं, पिता ही नहीं मानते। तो ऐसे ही बच्चों को क्या महसूस होता था, बोलते थे बच्चे कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सबा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है, यानी पूरे घर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, जब लोग बाहर के लोग बोलते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, कह देते हैं, आप लोग जाइए न भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ, ध्यान रखना किसके यहाँ, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला, ये भी ध्यान रखना संख्या वाला, 1.5 रुपये वाला, बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। कौन, पिताजी। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। तो ध्यान रखना, एक भाई ये हो गया, दूसरा भाई, फिर एक बहन है, और फिर यानी कि दो पहले, दो भाई हैं, फिर बहन है, और फिर तीसरा भाई, यानी कि ये 4 बहन भाई हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 3 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, पूछा जा सकता है। चुपचाप सब खींचे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजय होता हमेशा यही है, पिता की विजय। ठीक है, ये है। सॉरी, एक मिनट, एक लाइन छूट गई, हाँ अब देखिए क्या है, माँ जाएगी और पिता की विजय, पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे।
या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। मतलब सब संकल्प कर लेते हैं कि हम आगे से पिताजी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वही है भाई, बच्चों के मन में भी थोड़ा दया भाव तो होता ही है, ऐसी बात नहीं। और बच्चे के मन में तो होते ही है, अपने पिता के प्रति, माता के प्रति दया भाव होता ही है। फिर भी वे कुछ समय बाद, गुजरने के बाद, फिर से क्या उनके मन में आता है कि पिताजी क्यों गर्मी में सोते हैं, पिताजी क्यों नहीं सुनते हैं। फिर भी पिताजी के लिए उमड़ने लगता है उन बच्चों का मन। लोग लोगों लोग मौका ढूंढने लगते हैं। ये आका डंडा नहीं है इसमें, ठीक है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। देखो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन कर सकती है किस कहानी से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। क्या सोचने लगता है सुधीर कि भूखों के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ही। पिता पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। सुधीर सोच रहा है कि पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घुसने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसे उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। यानी कि सुधीर लास्ट में अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात भूल नहीं पा रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बहुत मतलब बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया था। पिछले जाड़ों में, ये पिछले जाड़ों की बात हो रही है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी। कब लाया था कि पिछले जाड़ों में लाया था, कहाँ से अब देखना। लाया था। और फिर क्या, पहले तो वह उससे लेने को तैयार नहीं हुए पिताजी, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हुए भी। तो उसी खुलदाबाद के, कहा के, खुलदाबाद के किसी लट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, अब ये सुधीर का कथन है, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेवल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। कहा के, जो सुधीर के पिताजी थे, उन्होंने कहाँ के सिले कपड़े पहने थे, उन्होंने पहने थे कलकत्ता के। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ये, ठीक है। कलकत्ता के होल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं। देखो कौन से देश के लोग सिलवाते थे कपड़े, यूरोपियन लोग थे, ठीक है, ये वाले सिलवाते थे, ठीक है। ये हो गया और एक ये हो गया। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए अ, ए पिता बाहर अक बकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज जैसे सुनाई पड़ी हो। एकदम से पिता इसलिए गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटी हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, यानी कि अपनी बीवी के लिए बोल रहा है। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिराम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल दो ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत, नियमवत और रामायण और गीता। कितने वर्षों से? 35 वर्षों से। वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे भी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता है। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष कैसे काट सकता है और कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। किसका? सुधीर का, यानी देवा का, सुधीर का। रोने लगा। उसने उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ, ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चों के मुंह में स्तंदे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदर अंदरूनी हिस्सा में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विवादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पता क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? ये पंक्ति वाकई मेरे मन में भी आती है। पता है क्यों? हमारे यहाँ पे पुरानी पूर्वज है और ऐसा है। बहू बेटियां घर में रहती है और पिताजी या दादाजी ये सब ज्यादातर बाहर रहते, कमरों के बाहर। तो वही है, इसमें भी पुरानी पीढ़ी दिखाई जा रही है एक तरीके से, कि बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिर तो न गए। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रति क्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। पर उसका पर भर सका पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, विषाद सर्वोपरि था। भरसक भरसका ही है, ये पता नहीं क्या लिखा है। चलो कोई नहीं, छोड़ो। हम्म। एक मिनट, सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता पुत्रों के बीच तो जबरन खींच के नीचे लाकर, यानी पुत्र के बीच, तो वह, यानी यह कह रहा है कि अगर युद्ध जैसा माहौल नहीं होता पिता और पुत्र के बीच में, तो पिताजी को जबरन नीचे खींचकर लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, यानी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी। तो ये ध्यान रखना कि ये मतलब सुधीर पिता के बारे में ऐसा सोचता है कि ऐसा कहूंगा पिता को, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था।
वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चू चू आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन जब वैसा नहीं किया, केवल हल्के हल्के हाथ के पंजे से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है, यानी कि पिता के आगे गर्मी भी फीकी पड़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। कितने पेज की रह गई? बस आपकी कहानी, ये छोटी सी कहानी थी, इसलिए मैंने सोचा इसे एक दिन में ही समाप्त करेंगे। फिनिश। ठीक है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका एक तो दादा भाई हो गया, एक कप्तान भाई। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोड में प्रश्न बना लिए जाएंगे, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं नहीं बता सकती कि दिसंबर वाले में ही पूछे जाएंगे या जनवरी वाले में, ये तो आपको देखने को मिल जाएंगे भविष्य में कभी भी। ठीक है, अब देखो कितने 10 वर्ष तक दिए थे, 50 रुपए महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात, मतलब अकस्मात मतलब होता है अचानक से, कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गए। कौन सा त्योहार, ये भी पूछा जा सकता है कि कप्तान भाई कौन सा त्योहार मनाने के लिए घर पर आए थे? होली का। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। कितने रुपए वाले? 1200 रुपए वाली पिता ने थमा दी थी। सबको यह बड़ा अचंभित सा लगा, मतलब अकस्मात वही अचंभित सा लगा, आश्चर्य हुए सब। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भी एहसास हुआ, भान हुआ, एहसास होना। ठीक है, भान मतलब एहसास। उसने अपने को छोटा महसूस किया। भाई पिता पैसे देते हैं, ऐसे कैसे कौन छोटा महसूस करता है? अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह एक पल में घटकर नगण्य हो गया। यूनिवर्सिटी के देखो यहाँ पे तो दे रखा है 10 वर्ष, कि बहन की यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीने भेजे। यहाँ पे दे रखा है कि बहन के लिए 2 वर्ष तक। अब एग्जाम में जो दिखे, 2 वर्ष दिखे तो 2 वर्ष पे लगाना है, 10 वर्ष दिखे तो 10 वर्ष पे के लिए जो थोड़ा बहुत क्या, वो सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया, यानी कोई गिनती में नहीं आया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यानी कि चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। कौन सुधीर? वह संतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रेन ट्रक पर से होकर आती धूमनगंज की, और इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़ों की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भोक भोक। देखो ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या क्या नहीं, किस किस की आवाज नहीं आती। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी,
घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनर्जीवित हो जाएगा। यानी कि जैसे इन सब की आवाज आएगी तो रात को जैसे सब सो जाता है तो ऐसा लगता है मरा हुआ सा आभास होता है कि भाई अब कोई है ही नहीं, जीवित ही नहीं है। लेकिन वो सोच रहा है कि शहर का फिर मरा हुआ आभास पुनर्जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं, जैसे कि सुधीर की हालत इस टाइम है। वो अपने ऊपर ही बात कर रहे हैं। रात काफी बीत चुकी है, शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, यानी कि ये सब जब आहटें बंद हो गई, आवाजें बंद हो गई, तो उसके मन में ये विचार आया कि शायद पिता सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। यानी कि जब तक पिता नहीं सोया, सुधीर नहीं सोया। जब उसे लगा कि ये सब आवाजें बंद हो गई हैं, इसका मतलब पिताजी सो गए, तब वो भी सोचा था कि अब मैं भी सुकून से सो सकूंगा। शीघ्र शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। यानी जो मुंह में बुरी स्वाद सा आता है वो कोई बीमारी का कारण ही होता है। उठकर उसने दो तीन कुल्ले कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाए लिए। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। खत के लिहाज से काफी शोर गत के लिहाज से काफी शोर उठाते कहाँ है, यानी गले के थ्रू जो है काफी आवाज से। सॉरी ये रात है, ये पता नहीं क्या दिख भी नहीं रहा है सही से। रात रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहाँ है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। यानी कि उधर पिता निश्चिंत हो रहा है कि सब सोए हुए हैं, उधर सुधीर सोचता है, वो निश्चिंत होता है कि पिताजी सो गए हैं। सबको सबकी पड़ी है। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वही सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। बांध मतलब बांध होते ना, खाटों के बांध। उन्हें जैसे गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो उन्हें भिगो लिया करते थे पहले। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते, बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का का मतलब होता है सुबह। सुबह सुबह होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा हाथ झूलने लगा। हाँ, खटिया से दायां हाथ। भाई जैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं तो भाई हर चीज को नोट डाउन करना आजकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काव काव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे स्तब्ध है, पता नहीं बाहर भी
उमस और बेचैनी होगी वह जागते हुए सोचने लगा अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। और मैं ये अब हमारी कहानी समाप्त होती है। देखो ये रहा कहानी संग्रह है 1968। अरे, कहानी संग्रह कितना है 1968। ठीक है, फैंस के इधर इधर उधर कहानी संग्रह है 1968, लेकिन अगर पिता कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है 1965। राइट, ये है आपका। और मैं बता दूं इसमें 12 कहानियां मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बता चुकी हूँ, मुझे 12 मिली है। वैसे इसमें 8 सॉरी 10 या 11 बताता है, लेकिन मुझे 12 मिली है। तो मैंने ये 12 यहाँ भी इसलिए नोट डाउन कर ली कि ताकि कहानी पढ़ाऊं तो यहाँ से भी एक बार आपका रिवाइज हो जाए। तो ये है दीवा स्वप्नी, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्म आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, एक नमूने के सार्थक दिन, नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध, पिता और कलह। ये आपकी 12 कहानियां हैं। यहाँ भी नोट डाउन है, शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो भाई अब आपको ये सब करा दिया। ये कहानी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दी है। और मैं भी बता दूं कि जो भी कहानी पढ़ो उसकी स्टार्टिंग की पंक्ति और लास्ट की पंक्ति जरूर ध्यान में रखा करो। कम से कम आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सही कर लिए जाओगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की तो देखो, लेकिन स्टार्टिंग का थोड़ा आधा सा पैराग्राफ पढ़ लिया करो। ऐसा करते हैं स्टार्टिंग की 2-4 लाइन छोड़ के फिर उसके बाद दे देते हैं, कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट का पैराग्राफ और स्टार्टिंग का पैराग्राफ बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ या नोट डाउन करके जैसा भी अच्छे से पढ़ना है, करना है, ताकि एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप प्रश्न को, कोड वाले प्रश्न को, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन को आप कर लो। ठीक है, अब चलते हैं। ये हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। और मैं बता दूं अगर आप सभी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसे ज्वाइन करना ना भूलें। इस पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाते हैं, लिंक भी मिल जाते हैं, सभी लिंक भी मिल जाते हैं, पीडीएफ भी मिल जाती है और इस पर सभी अपडेट्स भी आपको मिल जाती है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, जो भी अपडेट आती है। तो इस पे भी अगर आप चलाते हैं तो इसे भी फॉलो कर लें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो ये आपकी हो गई। और मैं बता दूं इससे पहले जो कहानी पढ़ाई है वो प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। हिंदीसमय.com से भी आप कहानियां पढ़ सकते हैं, मतलब अगर आपको वैसे पढ़ना हो नोट्स रूप में। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है सारी सारी की सारी कहानियां। और सही बताऊं ना, अगर अच्छे से सीरियस हो एग्जाम के प्रति तो आप पीडीएफ निकलवा लीजिए कहानी की, ज्यादा है नहीं। सारी कहानी इकट्ठी है, एक पीडीएफ में ही है, उस पीडीएफ को निकलवा लीजिए। किताबों से सस्ती पड़ेगी, अच्छी है, और आप फिर उसे लाइन बाय लाइन हाईलाइट करते हुए पढ़ सकेंगे अच्छे से। जितना अच्छा पीडीएफ से पढ़ा मतलब किताबों से पढ़ा जाता है मेरी नॉलेज में, उतना अच्छा शायद फोन से नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन कोई चीजें जैसे नाटक उपन्यास ये बहुत बड़े तो इन्हें फोन से ही कवर किया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत। नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें ले ले, जैसे गोदान से आते ही आता है, तो ऐसे ऐसे उपन्यास ले सकते हैं फिर आप। तो ये प्लेलिस्ट है, देख लीजिए। और आपको वीडियो मतलब मुझे पूरी आशा है आपको मेरी हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं। और आप लोगों का जो सपोर्ट है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लोगों तक इन्हें पहुंचाएंगे भी। बस आपसे यही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बस इतनी सी आपसे ये है जो बात है कहने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन कोशिश करूंगी जैसे क्लासेस नहीं हुई 1-2 दिन, ये अभी कल इसके प्रकरण 4 पढ़ाना था वो नहीं हो पाई थी, तो कोशिश करूंगी कल आपको वो करा दूं अगर लाइट अच्छी रही, मौसम अच्छा रहा तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद। सिर्फ एक बात याद आ गई है, पीवाईक्यू जरूर लगाते रहें भाई, उसे ना छोड़े। तो चलते हैं, अब ऐसे ही मिलेंगे। धन्यवाद।